विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो मूल सिद्धांत हैं कि उनकी जो सोचने का उनके का जो दर्शन था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। कि हमने बताया था कि धर्म एवं दर्शन में ये एक संबंध रखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में इनके विचार ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति और मानव दोनों की भूमिका को स्वीकार करते हैं, यानी देवीय सिद्धांत को भी मानते हैं तो सामाजिक समझौते सिद्धांत को भी मानते हैं। राजतंत्र का ये समर्थन करते हैं। इनके चिंतन में लोकतांत्रिक परंपराओं को मान्यता नहीं है। इनमें समाजवाद को भी कोई स्थान नहीं दिया गया है और राजकला को शासन कला के रूप में इन्होंने देखा है। इसके बाद हमने बात की थी मनु स्मृति के जो मनु है उसके बारे में कि मनु कौन थे और मनु ने जो ग्रंथ लिखा मनु संहिता या मनुस्मृति या मानव धर्म शास्त्र उसके बारे में आपको बताया। फिर मनुस्मृति में जो 12 अध्याय हैं उसके बारे में आपसे चर्चा की। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु क्या कहते हैं उसकी अपन ने बात की और संप्रभुता का आधार धर्म और दंड बताया, उसकी हमने यहाँ चर्चा की कि संप्रभुता धर्म और दंड दोनों में संयुक्त रूप से निहित है। धर्म की रक्षा करने के लिए दंड आवश्यक है और दंड धर्म के अनुसार चले तभी वो उचित होता है, ये हमने चर्चा की थी। आज हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत कि मनुस्मृति में राज्य को एक सावयव स्वरूप का वर्णन किया गया है कि राज्य कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, राज्य एक संपूर्ण शरीर की तरह है। कि जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक के अभाव में शरीर पूर्ण नहीं होता है। वो हम उसे विकलांग कहते हैं, अपंग कह सकते हैं, जो भी हम उसको पूर्ण शरीर स्वस्थ शरीर नहीं कह सकते। उसी तरह मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया और एवं राज्य की 7 प्रकृतियाँ बताई उन्होंने, जिनमें पहली स्वामी मतलब राजा जो नैतिक गुणों प्रशासनिक क्षमता दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त हो, क्योंकि राजा संपूर्ण राज्य और राज्य की प्रजा राज्य के जो पशु पक्षी प्राकृतिक धन संपदा उनकी रक्षा करने वाला होता है। इसलिए राजा को नैतिक गुण भी होने चाहिए, प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए और इन सब को निष्ठा से पालन करने वाले गुणों की उसने बात की। दूसरा मंत्री की बात की कि राजा स्वयं अकेला कार्य नहीं करता, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री मंडल होना चाहिए, जैसे आज भी होता है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है जो उसका सहयोग करता है। तो मंत्रियों को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। हम आगे की क्लासों में राजा की क्या गुण हैं, मंत्रियों के क्या गुण हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या दायित्व हैं उनकी हम अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। तो यानी कि राजा को सहायता देने के लिए कि उसका कार्य बहुत बड़ा है, राजा का कार्य इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसलिए उसको सहायता देने के लिए एक परामर्शदाता मंत्री होंगे और उनकी मंत्रियों के माध्यम से ही राजा कार्य करेगा। मंत्री कैसे हो? सुयोग्य मंत्री हों। फिर है पूर्व मतलब राज्य की राजधानी। राज्य की जो राजधानी है, क्योंकि राजा या प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठ के शासन पूरे राज्य को संचालित करते हैं, तो राज्य की ऐसी राजधानी जो भली भांति सुरक्षित हो, पूर्व में सुरक्षित दुर्ग हो, कि राजधानी कहाँ हो जहाँ दुर्ग भी हो। दुर्ग की वैरायटी उन्होंने बताई कि धनवंत दुर्ग है, मही दुर्ग है, जल दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, मनुष्य दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। आपने देखा होगा राजस्थान में कि पहाड़ों पे बनाया हुआ होता है दुर्ग, ऊंची पहाड़ियों पे तो वहाँ पहुँचना, लेकिन अंदर उसकी सारी सुरक्षाएं होती हैं कि पानी का टैंक भी होता है और जो भी सुविधाएं होती हैं
वो होता है। कहीं मैदानों में देखा होगा तो बहुत बड़ा किला, मोटी मोटी दीवारें बना के चारों तरफ पानी की खाई खोद, यानी सुरक्षित दुर्ग की राजधानी की ये बात करता है कि जिसे शत्रु आसानी से उस पर अंदर प्रवेश ना कर सके और उसे परेशान ना कर सके। चौथा है राज्य। राज्य मतलब जनपद। राज्य मतलब राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाले जो भूभाग है और उसके निवास करने वाली जनता से है, कि राज्य की सीमा के अधीन आने वाली जो भी भूमि है और उसमें निवास करने वाले जो जनता है, वो उसने राज्य यानी जनपद उसको कहा कि राज्य की जो है उसकी सीमाएं सुरक्षित हो, उसकी भूमि उपजाऊ हो, खनिजों से संपन्न हो और वहाँ के निवासी एक क्रियाशील हों, तो उसकी वो बात करता है, अपना निर्धारित कार्य करने वाले हों। पांचवा है कोष, कि शासन के पास एकत्रित धन, कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। तो कोष के बारे में उसने बताया है कि राजा के पास इतनी मात्रा में धन एकत्रित होना चाहिए जिससे कि राजा प्रजा की सुरक्षा कर सके, उसके कल्याण के जो विभिन्न कार्य उसे करने होते हैं उन दायित्वों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। फिर है दंड। दंड मतलब सेना, कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है। सेना के कई अंग उसने बताए, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना। ये इन्होंने ये बताया कि समुचित मात्रा में सेना हो जिससे राज्य पर कभी आक्रमण संकट हो तो वो राज्य की रक्षा कर सके। और अंत में मित्र। मित्र को राजा ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में लेकर ये बता दिया कि राजा कोई शून्य में नहीं कार्य करता, उसे पड़ोसी राज्यों से संपर्क रखना होता है। और संपर्क कैसा, मित्रतावत रखेंगे तो शांति व्यवस्था रहेगी, शांति व्यवस्था रहेगी तो विकास होगा। तो कोई भी राजा शून्य में नहीं रहता, उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं और राज्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों के से संबंध मैत्रीपूर्ण हो, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तभी राज्य में सुख समृद्धि होगी, शांति होगी। तो ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत मनु ने बताए कि साथ में याद रखें, इस स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड और मित्र। अब बात आती है राज्य का कार्य क्षेत्र, कि राज्य क्या कार्य करेगा। कि राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कि राज्य का क्या दायित्व, राज्य क्यों अस्तित्व में आया। राज्य आया प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए, प्रजा रंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसका निर्वाह हो, इसलिए राज्य अस्तित्व में आया था। यही राज्य के दायित्व हैं, यही राज्य के कार्य क्षेत्र हैं। हम इसको कुछ पॉइंट्स के ऊपर अध्ययन करते हैं। पहला कार्य है प्रजा रक्षण, कि मनुस्मृति में प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। मत्स्य न्याय के प्रतिकार के लिए ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मत्स्य न्याय क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि बलवानों का शासन होता है। तो उसके प्रतिकार के लिए ब्रह्मा ने राजा को बनाया। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व है, यानी बलवान लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो इसलिए राज्य को दंड को सदैव उदत रखना चाहिए, यानी दंड हमेशा जागृत रहे। दंड के भय से ही अपराधी वो अपराध नहीं करेंगे। आंतरिक दृष्टि से अपराधियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ साथ बाह्य आक्रमणों से भी प्रजा की रक्षा का दायित्व राजा पर है। अनिवार्य होने पर ही युद्ध करना चाहिए। जब प्रजा की न्यूनतम हानि की संभावना हो तब किया जाए, कि युद्ध को टालने की कोशिश, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों की हानि होती है, जन धन दोनों की हानि होती है। तो मनुस्मृति में कहा है कि अनिवार्य हो तभी युद्ध करें। युद्ध जब अब प्रजा की कम से कम हानि हो उस दिशा में ही परिस्थितियों में युद्ध किया जाए। तो प्रजा रक्षण के लिए उसे मत्स्य न्याय का प्रतिकार करने के लिए दंड के माध्यम से अपराधियों और समाज कंटकों को
से प्रजा की रक्षा करने के लिए और बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए उसने सेना की व्यवस्था बताई है, प्रजा रक्षण। दूसरा है लोक कल्याण, कि मनुस्मृति में प्रजा पालन को राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना। कि मनुस्मृति ये कहती है कि प्रजा का पालन करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया। तो मनु ने प्रजा के लिए 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करना बताया। कि मनु ये कहता है कि राज्य मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पूरा करे। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि अप्राप्त को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसका संरक्षण करे, रक्षित की हर संभव प्रयास द्वारा वृद्धि भी करे और होने वाली अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। ये राजा का कल्याण, ये लोक कल्याण का, कि अप्राप्त को प्राप्त करे, जो प्राप्त नहीं है, क्या जो हमारी सुविधाएं हैं, हमारे वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, जो भी हमें चाहिए उसको प्राप्त करे, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे और रक्षित को और बढ़ाने का प्रयास करे, होने वाली अभिवृद्धि को सुपात्रों में, अच्छे लोगों में वितरण करे। लोक कल्याण में आगे वो कहता है कि ब्राह्मणों को अनुदान दे और अवकाश दे। कि ब्राह्मण जो हैं उनको अनुदान यानी कि उनको सहायता दी जानी चाहिए और उनको अवकाश भी, जिससे कि वो विद्या का अध्ययन अध्यापन कर सके। तो मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनु ने प्रजा के सर्वोच्च कल्याण की बात को सुनिश्चित करने के लिए शासक से कहा है कि समस्त विद्याओं, त्रयी, वार्ता, अन्वस्यकी और दंड नीति का सम्यक उपयोग करना अनिवार्य है। कि प्रजा का संपूर्ण कल्याण का दायित्व राजा पे है, उसके भौतिक, उसके नैतिक, इन सब का, कि भौतिक पक्ष का भी और उसके नैतिक पक्ष का भी कल्याण करना, लौकिक और पारलौकिक कल्याण का दायित्व राजा पर दे, तो लोक कल्याण। तीसरा कार्य है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। कि मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। कि प्रजा की रक्षा के लिए राजा प्रजा से टैक्स ले सकता है और टैक्स कैसा हो, न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उसके बहुत सारे उसने उदाहरण दिए हैं टैक्स वसूल करने की, कि जैसे भंवरा पुष्प से थोड़ा सा मधु चूस के और शहद बनाता है, और उसी तरह से जैसे जोक है, जोक का उदाहरण देके बताया कि जोक किसी बड़े पशु से थोड़ा सा वो लेते, तो उसी तरह से राजा को थोड़ा थोड़ा टैक्स कर इकट्ठा करना चाहिए और उसको फिर प्रजा के कल्याण में खर्च किया जाना चाहिए। तीसरा चौथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व विनियमन, कि नियमन करना। कि राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों का पालन को सुनिश्चित करें। समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की है। कि वर्ण व्यवस्था की और आश्रम व्यवस्था की वो बात करता है कि उस राजा का ये दायित्व है कि वो देखे कि समाज में जो वर्ण है अपना निर्धारित 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी का से विरोध होता है मनुस्मृति का, कि भेदभाव वाली स्थिति है। और आश्रम व्यवस्था जीवन को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4 भागों में तो व्यक्ति अपने इन चारों वर्ण व्यवस्था का भी और आश्रम व्यवस्था का भी पालन करे, ये देखना भी राज्य का दायित्व है। इसी को सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन कहते हैं। 5वां है न्याय की व्यवस्था। कि राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। कि मत्स्य न्याय की तुलना में नीति और धर्म पर आधारित न्याय होना चाहिए। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करना राज्य का कार्य है। तो न्याय की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। 6 है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। कि मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन
व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें और वह शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित ना करे। तो मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वो राजा के कार्य जो राज्य ने आज्ञा दी हैं उस प्रशासनिक व्यवस्था में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अच्छे हों, उन पे नियंत्रण हो और ये भी देखें कि वो अपने कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, निष्ठा से अपने दायित्व को निभा रहे हैं नहीं निभा रहे, ये वो प्रजा को कष्ट तो नहीं दे रहे। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राजा को कार्यवाही करनी चाहिए। 7वां है पर राष्ट्र संबंधों का निर्वाह। कि मनु ने ये माना कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। राज्य आवश्यक युद्धों में जो हो तभी युद्ध करे, अनावश्यक युद्धों में ना पड़े। सिद्धांत इसलिए पर राष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों चीज़ों उसने वो बताई है। सैद्धांतिक पक्ष में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपायों की बात की है और व्यवहारिक पक्ष में उसने युद्ध है, युद्ध के नियम हैं, गुप्तचर व्यवस्था है, दूत व्यवस्था है, उनकी बात की है। तो पर राष्ट्र संबंधों का इस तरह से निर्वाह हो कि मित्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने राज्य की सुरक्षा हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि मनुस्मृति राज्य का स्वरूप एक लोक कल्याणकारी राज्य है और प्रजा की रक्षा करने के दायित्व से संपन्न है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम शासक के व्यक्तिगत गुण, मंत्री परिषद और उसके अलावा प्रशासनिक प्रणाली इनका अध्ययन करेंगे।